तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक दुविधा से निकालना चाहता हूँ। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है या जो उससे पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। और आजकल हो सकता है कि वो परेशानी महसूस कर रहे हो कि भाई शेयर मार्केट में शेयर का वैल्यू गिर रहा है, घटा हो रहा है, इस तरह का बात उनके दिमाग में चल रहा होगा। थोड़ा सा पार्ट पार्ट में हम समझाएंगे क्या है। देखिए, शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एनएससी और बीएससी हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी में एक होता है निफ्टी 50 और बीएससी में होता है सेंसेक्स, है ना। तो सेंसेक्स में 30 कंपनी और निफ्टी 50 में 50 कंपनी। एक ऐसा कंपनी होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है, जनरली लार्ज कैप कंपनी होता है जिसका मार्केट कैपिटल करोड़ में होता है। ठीक है, और बेसिकली यही कंपनी जो है सो कंट्री को लीड करता है। ठीक है, जीडीपी बढ़ाता है, जो चीज़ कहिए एम्प्लॉयमेंट देता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो भी कंपनी में लगाता है। एक जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स का 30 कंपनी जो है उसमें क्या है कि पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में, इसका गारंटी है, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा होता है उस कंपनी का। ठीक है, अब क्या है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लार्ज कैप या कोई लार्ज कैप प्लस मिड कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड वो पैसा जो है सो सेंसेक्स का 30 कंपनी और निफ्टी का 50 कंपनी में लगाता है। ठीक है, थोड़ा सा और एनालिसिस, थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो गवर्नमेंट का भी जितना ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग LIC और गवर्नमेंट का जो पेंशन फंड है वो भी इसी सब कंपनी में लगाती है। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का 50 कंपनी, सेंसेक्स का 30 कंपनी में उतार चढ़ाव होता है तो बहुत ज़्यादा हलचल हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब इस निफ्टी 50 का 50 कंपनी का लिस्ट खोलिए और सेंसेक्स का 30 कंपनी का लिस्ट खोलिए तो करीब करीब हर कंपनी कॉमन होगा उसमें। ठीक है, अब एक दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें आईटी सेक्टर का भी कंपनी है। आईटी मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता है, खास करके सॉफ्टवेयर में। जैसे अपने यहाँ सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा कंपनी TCS है, उसके बाद इन्फोसिस है, और भी कई विदेशी कंपनी है जो कि इंडिया में लिस्टेड है, वो भी इसमें बिजनेस करती है। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। तो हलचल कहाँ हुआ, अब गवर्नमेंट का भी मेजर स्टेक जो है तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 में लगा हुआ है, इंक्लूडिंग पेंशन का भी लगा हुआ है, LIC का भी लगा हुआ है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है सब। तो और एक चीज़ और है, जो कंपनीज होती है जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, ठीक है, टाटा ग्रुप है, तो इसका अपना तो स्टॉक लिस्टेड होता ही है, साथ साथ ये कंपनी भी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है। तो जब आप लिस्ट खोलेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में या उस लिस्ट में सबसे ऊपर आपको HDFC मिलेगा। HDFC बैंक जो है सो आज के डेट में पेंशन फंड को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे नीचे आएंगे तो गवर्नमेंट का जो लार्ज सेक्टर प्रोजेक्ट है जैसे IOCL है वो मिलेगा। ठीक है, IT सेक्टर में TCS, इन्फोसिस मिलेगा, सभी का है मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ से अधिक है। ठीक है, तो हलचल कैसे होता है, सबसे पहले ये बताते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इसको देखिएगा तो टेंशन फ्री हो जाइएगा। ठीक है, तो क्या है, पिछले साल से AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना शुरू हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जिस चीज़ को पहले आप सर्च करते थे गूगल में जाकर या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर, तो उससे रिलेटेड ढेर सारा डॉक्यूमेंट्स, ढेर सारा वेबसाइट आपको दे देता था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जब आप उसमें जाकर सर्च करते हैं तो आपको जो सर्च का जो आउटकम है आपको वेबसाइट या फाइल नहीं देगा, आउटकम निकाल के दे देगा। आपको दूसरे जगह से फाइल इकट्ठा करके PDF भर के वो समराइज करने का जरूरत नहीं है। तो काम क्विक होता है, जो काम पर दिन भर आपको लगता है करने में, रिसर्च करने में, वो चीज़ जो है सो सेकंड में दे देता है, खाली आप टॉपिक लिखिएगा। ठीक है, इसमें OpenAI बहुत पहले से चल रहा है, ग्रोक है, उसके बाद से जेमिनी, हर बहुत सारा खुल गया है, आगे आज चाइना का भी है, डीप सीक या समथिंग था, वो भी चल रहा है। अभी हाल में लेटेस्ट जो है सो एंथ्रोपिक आया, तो चाइनीज कंपनी को छोड़ के बाकी सब अमेरिका की कंपनी है। अब समझ गए, अमेरिका में AI का डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा है। दूसरा टर्म समझते हैं प्लग इन। ये प्लग इन क्या होता है, ठीक है,
तो अमेरिका का जितना भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, जैसा माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा है, उसके अंदर में पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है। एक्सेल पर बहुत बड़ा बिजनेस का काम होता है, ठीक है। पीपीटी होता है, प्रेजेंटेशन बनाना होता है, इस सबसे अधिक काम एक्सेल का होता है। और डॉक्यूमेंट का काम होता है। डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड का काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड है, दूसरा में और भी होता है वर्ड डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट, उसको बुलाया जाता है, अलग अलग नाम है इसका। इतना आप समझ गए। तो जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते होंगे वो समझ जाएंगे। जैसे एक्सेल सीट में टेबुलेशन का फॉर्म होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, उसमें शॉर्ट लिस्ट करना है, बहुत सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, हजारों की संख्या में फार्मूला होता है उसमें, ठीक है। उसी तरह वर्ड में क्या होता है कि आपको टाइप करना पड़ता है, फिर उसको एडिट होता है, फिर ड्राफ्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसमें जैसे कागज कलम पर लिखते हैं वैसे ही वर्ड में लिखते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब किसी को अपना बिजनेस को प्रेजेंट करना रहता है तो 10 या 12 पेज में विथ ग्राफ एंड फोटोग्राफ एंड डाटा तैयार किया जाता है, जो कि हम लोग प्रेजेंट करते हैं अपना बिजनेस को दिखलाने के लिए। ये 3 मेनली डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च है। रिसर्च मतलब कोई डाटा हमको चाहिए जिसको अपने प्रेजेंटेशन में डालना है, जिसको अपने एक्सेल शीट में डालना है, जिसको अपना वर्ड में डालना है। तो वो डाटा लाने का काम जो है सो पहले हम डिफरेंट वेबसाइट में जाके करते थे, डिफरेंट सर्च इंजन को खोल के करते थे। कभी पीडीएफ आता था, कभी कोई बड़ा डॉक्यूमेंट आता था, उससे करते थे, फिर उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में डालते थे। ये आप समझ रहे हैं। प्लगइन क्या होता है? प्लगइन का आप समझ जाइए साधारण भाषा में कि जैसे आपके घर में वाटर टैंक है, मोटर चला है, पानी भर गया, उसमें एक सेंसर लगा देता है जिससे आवाज आता है पानी भरने के बाद कि आपकी पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर का स्विच ऑफ करें, ठीक है। मेट्रो में जाते हैं आपको सुनाई देता है कि ये स्टेशन आने वाली है, प्लेटफॉर्म दाहिने साइड में होगा या बाएं साइड में होगा, कृपया ध्यान से उतरें, ठीक है। तो ये जो जुड़ता है आपके सॉफ्टवेयर के साथ, आपके जीवन के साथ, तो ये आपके जीवन का प्लगइन है, ठीक है। उसी तरह एक्सेल, वर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट आज के डेट में खोलेंगे तो उसमें एक बटन होता है प्लगइन का, कहीं कहीं उसको इंटीग्रेशन लिखा रहता है, ठीक है। इतना समझ गए। जब इंटीग्रेशन के बटन में आप जाइएगा तो जैसे एक्सेल खोले या वर्ड खोले या पीडीएफ फाइल खोले, तो इंटीग्रेशन बटन में जाइएगा तो आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई सारा सॉफ्टवेयर देखने देगा। इतना चीज समझ गया, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कि 100 पेज का आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और आपको उसमें से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, दूसरी जगह लिखना पड़ेगा, फिर उसको कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। तो वो जो प्लगइन है आपको वर्ड के लिए मिल जाएगा, एक्सेल के लिए मिल जाएगा, पीपीटी के लिए मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि एक्सेल का कोई इंटीग्रेशन है, उसको आप ऑन कर दिए, अब एक्सेल शीट के साथ वो जुड़ गया हो, ठीक है। अब जुड़ गया तो आप जब एक्सेल शीट खोलेंगे तो उसका इंटीग्रेशन वाला जो सॉफ्टवेयर है वो आएगा, उस सॉफ्टवेयर को क्लिक कीजिए और उसमें लिख दीजिए। उसमें कमांड लिखना पड़ेगा कि सपोज कीजिए उसमें लिखना पड़ेगा कि इस लिस्ट में जो टॉप स्कोरर है 10, जिसको 10 स्टूडेंट को जो सबसे अधिक मार्क्स आया है मैथमेटिक्स में, उसका लिस्ट दीजिए, है ना। और 100 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको 5-6 सेकंड में वो 100 पेज का डॉक्यूमेंट से 10 स्टूडेंट का आपको मार्क्स लेके स्टूडेंट के साथ लिस्ट बना के आपको दे देगा, जिसके लिए आपको दिन भर लग सकता था, या 5 सेकंड में हो गया। करीब करीब हर सॉफ्टवेयर के साथ, वर्किंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन है। आप पीपीटी वाला इंटीग्रेशन ऑन कीजिए, आप लिखिए कि ये हमारा डाटा है, ये जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है, पीपीटी बनाना है, तो उसमें अपलोड करने का सिस्टम होता है, उसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए, फिर उसको बोलिए कि भाई इस डॉक्यूमेंट, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसमें से ये चाहिए, 5 पेज का प्रेजेंटेशन बना के दे दीजिए। अब फोटोग्राफ के बारे में ये बता दीजिए कि इस ढंग का फोटोग्राफ होना चाहिए, लिख दीजिए उसमें। आपको सेकेंड्स में 5 सेकंड 10 सेकंड में 5 सेकंड में ही आपको 10 पेज का प्रेजेंटेशन बना के दे देगा, ठीक है। तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कल परसों 2-3 दिन पहले एक और अमेरिका ने बनाया, एंथ्रोपिक करके बनाया, वो भी वो सभी से हाई लेवल का है, ठीक है। उसका अपना उसका जो अपना एक सिस्टम है, उसमें क्लाउड सिस्टम है, CLAUD क्लाउड सिस्टम है। क्लाउड इसमें वो सिस्टम जो होता है उसमें एक ही सॉफ्टवेयर पर जिस पर आप काम कर रहे हैं उसी पर दूसरा तीसरा आदमी भी काम कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि कई सारा इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो हम कुछ और निकाल रहे हैं, दूसरा कुछ और निकाल रहा है, तीसरा कुछ और निकाल रहा है, उसी को कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि इसको कंपाइल कर दो तो सबको एक जगह इकट्ठा कर देगा, ठीक है। ये कहानी है। तो जो
काम में दिन लग सकता था, सप्ताह लग सकता था, उस सेकंड्स में या कुछ घंटा में हो जाएगा। कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरे दूसरे जगह से डाटा आएगा या एक आदमी बैठकर उसको कंपाइल करेगा। लेकिन ये कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है सो इसमें सेविंग हो गया। ठीक है, अब ये आप समझ रहे हैं। एक चीज़ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम तेज़ी से होता है। जो काम करने में 1 महीना लगता था उसको आप घंटों में कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जितना काम आप पहले करते थे 1 महीना में, उससे ज़्यादा काम आप कर सकते हैं। पहले जिस काम के लिए 10 आदमी को बैठाना रहता था कि तुम ये पेज देखो, तुम ये पेज देखो, तुम ये पेज देखो, तो वो चीज़ जो है तो 10 के बदला में 1 आदमी लगेगा, ऐसा समझ लीजिए। हो सकता है 50 के बदले भी 1 इंजीनियर लगे। ये चीज़ समझ गए, समय कम स्टाफ कम, समझ गए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर है, अमेरिका का जो अभी पोजीशन है वो हिला रहा है, पूरा वर्ल्ड को सेकिंग मूड में ला दिया है। वो कुछ ना कुछ वहाँ से होते रहता है। तो H1B वीज़ा जो है सो इंडियन इंजीनियर्स को दिया जाता था, खास करके IT इंजीनियर्स इंडिया से अमेरिका में रिक्रूट होता था। ठीक है, अमेरिका का इंजीनियर जिस प्राइस पर काम करता था उससे बहुत ही कम प्राइस पर इंडियन इंजीनियर काम करता था। ठीक है, तो H1B वीज़ा अभी क्या है कि जो टैरिफ का जो सिस्टम आ रहा है, तो ये लोग क्या कर रहा है कि एक दूसरे जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो अमेरिका और इंडिया के बीच में हो रहा है उसमें टैरिफ कभी बढ़ता है कभी घटता है। वैसे ही डिजिटल पर भी टैरिफ है। डिजिटल मतलब जो चीज़ काम कंप्यूटर से हो रहा है, उधर अमेरिका टैक्स लगाता है, इधर इंडिया टैक्स लगाता है, उधर वो जीरो करता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अमेरिका में बात चल रहा है कि H1B वीज़ा कैंसिल कर देगा। मतलब अब जो इंजीनियर यहाँ से काम करने के लिए जाएगा उसके लिए कोई स्पेशल ऑफर नहीं होगा। H1B वीज़ा में ऑफर रहता था, कुछ ही ढंग का फाइनेंशियल ऑफर रहता था। ठीक है, अमेरिकन कंपनी के लिए कि मिनिमम इतना आपको सैलरी देना है, दिस दैट, ऐसा कर। तो अभी समस्या क्या है कि H1B वीज़ा खत्म कर रहा है। मतलब इंडियन IT सेक्टर का इंजीनियर एज ए नॉर्मल इंजीनियर कोई कंपनी रिक्रूट करके जाए इंडिया से, और अमेरिका का जो टर्म एंड कंडीशन है, इतना डॉलर जमा करना है, ये करना है, वो करके अपना वो करे तो बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। तो इसमें क्या है कि अभी वो बोल दिया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से आया स्टेटमेंट कि भाई ये जो है तो कंप्यूटर का काम तो कहीं से भी हो सकता है, कंप्यूटर का काम कहीं से भी हो सकता है। तो जो इंडियन इंजीनियर्स है वो इंडिया में ही रह के ही काम करे। अब इंडिया में रह के काम करेगा तो दो बात होगा, अमेरिका में जाके जो काम करता था वहाँ का सैलरी और इंडिया में जो आके काम करेगा वहाँ का सैलरी, दोनों में अंतर हो जाएगा। इंडिया में बहुत ही कम सैलरी मिलेगी, प्लस इंडिया में रोजगार को मेंटेन करना है तो उसी सैलरी पर काम करना पड़ेगा इंजीनियर को, तभी उसको रोजगार रहेगा। अब इंडिया में प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाकर कोई भी चीज़ बनाया कंप्यूटर में जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुआ है, और वो चला जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो इंडिया से वो चीज़ काम एक्सपोर्ट हुआ अमेरिका, फिर अमेरिका बोलेगा कि नहीं इस पर हम इतना टैरिफ लगा देंगे, या अमेरिका का यूज होगा तो बोलेगा कि नहीं ठीक है इस पर टैरिफ नहीं लगेगा। तो इस ढंग से ये बिजनेस चलता रहेगा। अब वो इंडिया में रह के काम करेगा इंजीनियर तो उसका सैलरी कम होगा, एक ये चीज़ है, तो उसके कारण हिला हुआ है मार्केट। तो इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो रहा है कि जो हमारा जो सिस्टम था यहाँ पर कई दिनों से जो चला रहा था उसमें यह था, देखिए मेन टेक्नोलॉजी अमेरिका डेवलप किए हुए है, इधर चाइना कर रहा है। तो अमेरिका जो टेक्नोलॉजी डेवलप किए हुए है, हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम था वो प्रोग्राम लिखने वाला सिस्टम था। ठीक है, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी दूसरे का है, जैसे गाड़ी दूसरे का है, ड्राइव हम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ में हम लोग उसमें काम करते थे हम लोग। ठीक है, काम करने में एक काम होता था प्रोग्राम बनाने का, जिसको आप सुनते होइएगा कि कोडिंग कर रहा है, कोडिंग हो रहा है। कोडिंग कुछ नहीं, कंप्यूटर का हमारा भाषा जो लिखते हैं वो और कंप्यूटर का भाषा जो लिखते हैं सो उसमें बहुत अंतर होता है। कंप्यूटर का भाषा जो होता है उसको प्रोग्रामिंग बोला जाता है, जिसको कोडिंग भी बोलते हैं, और हमारा आपका भाषा को मालूम है हिंदी इंग्लिश कैसे लिखते हैं। तो जब कंप्यूटर में कोई काम करना है हमको, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर हमको तैयार करना है जिसके कारण वेबसाइट बनेगा, जिसके कारण प्रेजेंटेशन बनेगा या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा, जैसे सैप यूज़ करते हुएगा, ERP का होता है, तो उसमें कोडिंग के थ्रू वो चीज़ उस कंप्यूटर में तैयार होता था जिसमें इंडियन इंजीनियर का यूज होता था। ठीक है, अब होता था कि अमेरिका में कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये काम है इसमें, तो हमारा इन्फोसिस गया, TCS गया कि उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो उसमें ये शो किया जाता था कि इस काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए हमारे तरफ से इतना इंजीनियर लगेगा,
एक बजट बनता था, उसके अनुसार रेट होता था, दिया जाता था। ठीक है, आपको जिस काम के लिए इंडिया का 100 IT इंजीनियर चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, AI आ जाने के बाद उस 100 के बदला में 2 ही इंजीनियर काम करेगा और टाइम भी कम लगेगा। तब यहाँ पर बिजनेस का मॉडल क्या हो जाएगा, पहले जो हम मैंडेज बेसिस पर जो हम लोग काम करते थे, कितना आदमी आपके प्रोजेक्ट पर डिप्लॉय रहेगा, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात ये होगा कि आप कितना घंटा में करके दे सकते हैं, या एक काम है आप कितने, ये मैंडेज का बात ही नहीं होगा, उसमें सीधे होगा कि ये काम है, इतना साल तक, इतने दिन में बनाना है, इतना साल तक उसको आपको मेंटेन करना है, तो आपको कितना रुपया चाहिए, कितना आपको चाहिए, इस पर हो जाएगा। ऑब्वियस है, जब मैन पावर वगैरह कम लगेगा तो उसका रेट भी कम होगा। रेट अगर कम होगा, मैन पावर कम होगा, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। H1B वीसा खत्म कर देगा तो इंडिया से IT इंजीनियर को अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा समस्या है। तो जब इंडियन IT सेक्टर में इस ढंग का उथल पुथल होने लगा है आजकल, तो स्वाभाविक है जो IT सेक्टर में जो जो बिजनेस ग्रुप या इंडिविजुअल पैसा लगाया हुआ है वो चिंतित है। इंडिविजुअल अपना पैसा निकालने लगा है, रिटेलर। और भी जैसे अब जैसे सपोज कीजिए कि किसी IT सेक्टर में HDFC अपना पैसा लगाया है, LIC पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब उसका स्टॉक का दाम कम हो रहा है TCS का, तो TCS में जो जो एंटिटी पैसा लगाया है उसका भी जो है सो रेवेन्यू कम होते जा रहा है। तो ये सब समस्या है। कंक्लूजन क्या है कि ये सब चीज़ से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है तो चेंज होता है, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज होता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर रैंडमली चेंज हो गया तो बहुत झटका लगता है। गाड़ी में तेज ब्रेक आता है तो झटका लगता है, लेकिन अच्छा ड्राइवर उसको संभाल लेता है। तो ये सिचुएशन है। अभी क्या है कि कई फेज आया। अब मुझे याद है कि 90s में, 91, 92 में सभी इंडस्ट्री को कंप्यूटराइज किया जा रहा था। हर इंडस्ट्री कंप्यूटराइज हो रहा है। तो कंप्यूटराइज हो रहा है तो आदमी का संख्या जो मैनुअल काम कर रहा था उसे धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। वहीं कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग टाइप का इंजीनियर अलग अलग टाइप का पढ़ाई पढ़ के आया, उसमें अधिक जनरेट होने लगा। फिर सन 2000 में हुआ। 2000 में जैसे कि 2000 कैसे लिखेंगे, 2 के ऊपर में 3 जीरो रहेगा। तो अभी 2025 है। तो जब 2000 आने वाला था, मतलब 1999 के बाद जब 2000 आने वाला था, तो हम लोग जो डेट लिखते हैं ना, जैसे आज का डेट है, मान लीजिए कि 13/02/2025 है ना। तो उस 2025 नहीं लिख के उस समय सीधे 25 लिखाता था, मतलब लास्ट का 2 डिजिट लिखाता था उसमें। तब हुआ कि सभी सॉफ्टवेयर उसी के हिसाब से था उस समय, लास्ट का 2 डिजिट, ईयर का लास्ट का 2 डिजिट। तो हुआ कि भाई जब 2000 हो जाएगा तो ईयर का लास्ट 2 डिजिट तो 00 हो जाएगा। 00 मतलब 1900 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 1800, मतलब डाटा डिस्टर्ब होने का चांस। तो उसी समय बात हुआ कि भाई कैसे ठीक किया जाए इसको। तो इंडिया का ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर सेक्टर था, सत्यम कंप्यूटर, ठीक है। सत्यम कंप्यूटर इस चैलेंज को लिया और उसको ठीक किया, और उस 2000 को लिखा Y2K लिखा, ठीक है। ईयर Y फॉर ईयर, 2K 2000, ठीक है। आज के डेट में उस कंपनी को एक्वायर किया बहुत पहले टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा चला रहा है। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिन के लिए जो पुराना सेक्टर है नीचे की तरफ आएगा, नया सेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे नया सेक्टर में बढ़ेगा, पुराना में घटेगा। हमेशा होता है, सिर्फ IT सेक्टर के साथ ही नहीं, बहुत सारा सेक्टर में ऐसा होता है। तो इसमें एक चीज़ और है कि जो कंट्री होता है, जैसे अपना देश है भारत, तो अभी इस करीब हर IIT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, AI की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, रोबोटिक्स की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। अब क्या है कि जैसे एक समय में BTech या BE इन कंप्यूटर साइंस के थ्रू हम लोग प्रोग्रामर तैयार करते थे, उसी तरह हमें लगता है कि अभी जो अपने IIT में या जिस कॉलेज में AI इंट्रोड्यूस किया गया है, तो AI ऑपरेटर तैयार करने लगेगा ये लोग, या कर रहा होगा, कंफर्म नहीं है। तो समस्या फिर जब AI कुछ दिन के बाद बढ़ेगा। देखिए, आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आप तैयार नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप AI को ऑपरेट करने का, AI को मॉडिफाइड करने का टेक्निक आप पढ़ाएंगे, तो ओरिजिनल अभी भी आप नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर 10 साल के बाद कुछ नया अमेरिका लेके आएगा, तो फिर सबको उधर भागना पड़ेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी में अमेरिका बहुत ही एडवांस है, कोई भी डेवलपमेंट वहीं पर होता है, उसके साथ साथ चाइना और जापान में भी होता है। हमारा जो इंजीनियर है अमेरिका सबसे अधिक प्रेफर करता है, उसके बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है, और छोटा छोटा कंपनी है जहाँ पर कम है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली एक ऑपरेटर बन के रह जाते हैं। मेन दिक्कत ये है, जब तक हमारा अपना ओरिजिनल नहीं होगा डेवलपमेंट,
ठीक है ना, तब तक नहीं हो पाएगा। हमारा भी सॉफ्टवेयर ऐसा हो, हमारा भी टेक्नोलॉजी ऐसा हो कि दूसरा कंट्री खरीदे, तो बात समझ में आता है। जब हमारा टेक्नोलॉजी को दूसरा कंट्री खरीदेगा तो जो बार्गेनिंग अभी अमेरिका कर रहा है वो हम लोग भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं बैंक से लेकर हर जगह, रेलवे, आपका फ़ोन, हर जगह जो है सो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट छाया हुआ है। तो इन लोगों का मोनोपोली तोड़ना जो है सो उतना आसान नहीं रह गया। तो इसीलिए कुछ दिन के लिए पुराना टेक्नोलॉजी कुछ दिन तक डाउन होगा, ग्रेजुअली नया टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। दिक्कत ये है कि ये पिछले 1 साल से रैंडमली स्टार्ट हुआ है, जो कि एक झटका दे रहा है, मार्केट को एक हिला रहा है। ये दिक्कत है, ग्रेजुअल नहीं हुआ, फटाफट हो रहा है ये चीज़। उसके अलावा जो अमेरिका का गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो भी थोड़ा सा क्या, बहुत ही अधिक, सिर्फ आईटी सेक्टर में नहीं, दूसरे टेक्सटाइल में इफेक्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर में इफेक्ट कर रहा है। तो ये सब होते रहता है। तो ये अभी जो प्रेसिडेंट है उसके समय में बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसा अगर तेजी से नहीं होता, ग्रेजुअली होता, 4 साल 5 साल 6 साल में होता तो पता भी नहीं चलता। तो इसमें अधिक परेशान होने वाली बात नहीं है, ये हमेशा होता है। हमेशा 5 साल 10 साल में ढंग का एक क्रांति आता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अच्छा स्टॉक अगर सिलेक्ट किए हुए हैं तो उसमें बने रहिए। और हमारा गवर्नमेंट भी पीछे पीछे लगा हुआ है, जितना हो सकता है करेगा, छोड़ थोड़ी देगा, जितना हो सकता है करेगा। क्योंकि हम लोग का पूरा सिस्टम तो बेस्ड है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका का जो कंप्यूटर डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर है। तो एक बार हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसा वो करेगा, अमेरिका जैसा कहेगा, पॉलिसी बनाएगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी सबसे अधिक ध्यान देने वाला बात जो है, अभी हमारे यहाँ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एआई का समिट सर 15 से 20 फरवरी को दिल्ली में हो रहा है। दुनिया का बड़ा बड़ा वहाँ पर दिग्गज आ रहा है आईटी से रिलेटेड, तो उसमें भी बहुत सारा बात होगा। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। शेयर मार्केट फिर सुधर जाएगा और ऐसा चलते रहेगा, कोई नया चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है कि कुछ रिलैक्स दिमाग में आया होगा।